हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। बच्चों आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। बच्चों इसके कुछ लेक्चर्स पहले हो चुके हैं और आप लोगों ने कई विधियों के माध्यम से कुछ सवालों को सॉल्व करने भी सीख लिया है। हम लोगों ने 3.1 पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है बहुत ही शानदार तरीके से। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 के कुछ एग्जांपल्स को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी इस यात्रा को। तो बच्चों पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रतिस्थापन विधि के द्वारा निम्न समीकरणों को हल करें। तो हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समीकरणों को कैसे हल करते हैं आइए सीखते हैं। सबसे पहले आपको आपके सामने ये दो समीकरण दिख रहे होंगे, जिसमें से पहला समीकरण को हम लिखेंगे सबसे पहले 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। इसे आप मान लो समीकरण नंबर 1। इसे क्या मान लेंगे हम, समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 मानने के बाद जो दूसरा समीकरण है अब उसे लिखते हैं और क्या करेंगे, दूसरा समीकरण क्या है, तो ये है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। बच्चों इस वाले जो समीकरण को है, ये जो आपका दूसरा नंबर समीकरण है, इस दूसरे समीकरण में से किसी एक चर को आप उसका वैल्यू निकाल लो। तो x बराबर यदि हम निकालें तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2y। अब ये जब एक चर का वैल्यू निकाल लेंगे तो इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 की मदद से जो हम एक चर का वैल्यू निकाले हैं इसे 1 में पुट अप कर देंगे। तो लिखेंगे क्या, समीकरण नंबर 2 को 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण नंबर 2 के मान को जब हम 1 में रखते हैं तो फिर हमारा वैल्यू क्या बन के आता है उसे समझते हैं। तो हमारा वैल्यू बनता है बच्चों, जब इसे वहां रख देंगे तो बनेगा 7 ही रहेगा। और ये जो पूरा x है, इस x के वैल्यू को x के जगह पे रख दो। तो x के जगह पे क्या हो जाएगा 3 माइनस 2y और फिर बाहर में क्या है माइनस का 15y और इज इक्वल टू क्या बनेगा, तो वो बनेगा 2। अंदर गुणा कर दो तो 7 माइनस 7 दूना 14y और बाहर में है माइनस का 15y बराबर का 2। अब ये 14 और 15 चूंकि दोनों y के ग्रुप का है तो दोनों को आपस में ऐड कर दो, माइनस 14 और माइनस 15 माइनस का 29y बनेगा। और ये क्या बनेगा 2, यहां पर 2 पहले से है, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 21 बनेगा। अब यहां पर हो जाएगा बच्चों माइनस का 29y और बराबर 2 में से 21 जाएगा तो वैल्यू बनेगा माइनस का 19। तो माइनस से माइनस यदि हम कैंसिल आउट कर दे तो y का मान क्या आ जाएगा, तो 19 बटे में 29, ऐसा हमारा वैल्यू बनेगा किसका, y का। तो इस तरह से हम लोगों ने पहले एक चर का जो है वो हम लोगों ने मान निकाल लिया है। अब समझते हैं कि दूसरा कैसे निकालेंगे। एक मिनट, तो दूसरा हम कैसे निकालेंगे, ये y का जो वैल्यू है इसे आप समीकरण नंबर 2 में रख दो। इस y के जगह पे यदि इस y के वैल्यू को यहां रख दिया जाए तो x का मान पता चल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण नंबर 1 मिनट, इसे हम लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में किसका वैल्यू रखेंगे, y का। तो लिखो समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो जब हम ये वाला वैल्यू वहां रखेंगे तो क्या बनेगा, x इज इक्वल टू x के बराबर में आ जाएगा 3 माइनस 2 इंटू वाई के जगह पे हम रख देंगे 19 बटे 29। ठीक है, तो x का मान क्या बनेगा 3 माइनस 19 दूना 38 और नीचे में आपका आ जाएगा 38 और नीचे में 29। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे आप तो 29 दिया 87 माइनस 38 और नीचे में आ जाएगा 29। तो बच्चों जब x बराबर इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपका वैल्यू बन जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 29। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर x का वैल्यू और यहाँ y का वैल्यू दोनों को बहुत ही अच्छे से निकाल लिया है। अब दोनों को एक बॉक्स में एक साथ लिख दो। तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा आपका 49 बटे 29 और y का जो मान है, y का मान ये हो जाएगा आपका 19 बटे 29। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करके ये दो चर वाले रैखिक समीकरण में दोनों चर का मान को बहुत ही अच्छे से निकालना सीख लिया है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों अगला क्वेश्चन जो है आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पहले बहुत ध्यान से समझना होता है। जब आप एक बार इस क्वेश्चन को समझ लेंगे तो प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम इसे बहुत अच्छे से हल करेंगे। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है कि आफताब
अच्छा, एक आदमी है जिसका नाम है आफ्ताब। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है? 7 साल पूर्व, मतलब 7 वर्ष पूर्व पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब देखो, ये है आफ्ताब, ये कौन है हमारा? ये है हमारा आफ्ताब भाई साहब, ये है उनकी पुत्री, ये है उनकी पुत्री। अब ये आफ्ताब कहता है कि 7 साल पहले, 7 साल पहले, 7 साल पहले क्या था? ये कहता है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब ये जो आफ्ताब है ना, ये 7 गुनी आयु का था। फिर आगे वो कहता है अब से 3 साल बाद मैं केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब ये जब 3 साल बाद की बात करता है, 3 साल बाद, कि 3 साल बाद तो मैं तुमसे सिर्फ 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो फिर बताना है आपको कि वर्तमान में उनकी आयु क्या है। तो इस वर्तमान में उनकी आयु को बताने के लिए क्या करते हैं, देखिए बनाते कैसे इस क्वेश्चन को। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखते हैं, माना, सबसे पहले मानना होगा किसकी आयु? आफ्ताब। माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, वर्तमान अभी की जो आयु है उसे हम मान लेते हैं वर्तमान आयु, वर्तमान आयु x मान लेते हैं, x वर्ष। और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु, और जो उनकी पुत्री है इसकी वर्तमान आयु, इसे हम लोग मान लेते हैं y वर्ष। चलो, इतना क्लियर हो गया ना प्रश्न से। अब देखो प्रश्न हमें क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न से ही हमारा इक्वेशन बनने वाला है। तो समझते हैं ये क्या कहा हमारा प्रश्न, कहता है 7 साल पूर्व। अब बच्चों सोचो, यदि मेरा वर्तमान में उम्र 10 साल है तो 7 साल पहले मेरा उम्र 10 माइनस 7 मतलब 3 साल होगा। उसी तरीके से यदि आफ्ताब का अभी उम्र है x, तो उस समय 7 साल पहले जो है वो उसकी उम्र होगी x में से 7 साल माइनस करना पड़ेगा। क्या आपको ये बात समझ आया? क्या आपको ये बात समझ आया? अब बच्चों एक बात और सोचो, आफ्ताब का उम्र सिर्फ 7 साल पहले थोड़ी ना होगा, 7 साल कम केवल आफ्ताब की उम्र में नहीं होगा, उसकी पुत्री की आयु में भी होगा। इसका मतलब y माइनस 7, ये 7 साल पहले की घटना है। 7 साल पहले क्या था? ये आफ्ताब का उम्र था। 7 साल पहले क्या था? ये उसकी पुत्री का आयु था। अब आफ्ताब कहता है कि 7 साल पहले मैं अपनी पुत्री का 7 गुनी आयु का था। ध्यान से समझना है, 7 गुनी आयु का कौन था? आफ्ताब 7 गुनी आयु का था। जब आफ्ताब 7 गुनी आयु का था तो इक्वेशन बनाने के लिए, इसे बीच में इक्वल करने के लिए, यदि आफ्ताब 7 गुनी आयु का था तो बराबर करने के लिए इधर 7 गुना करना होगा। ये हमने आपको पहले भी सिखा रखा है, ये हमने आपको पहले भी सिखा रखा है कि जब हम इक्वेशन को बैलेंस करना चाहते हैं तो जिधर कम है उधर ही गुना करेंगे। जैसे कि इधर 10 है, इधर 70 है, और मैं कहूं कि ये संख्या इस संख्या के 7 गुनी है। कहोगे हाँ सर बिल्कुल 7 गुना है। लेकिन यदि मैं आपसे कहूं कि ये जो 7 गुना है इसे बराबर करना है तो 7 इधर गुना कर दो बच्चों, तो ये और ये दोनों इक्वल हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर। तो यदि क्वेश्चन हमें कहा कि आफ्ताब अपनी पुत्री की 7 गुना आयु का था तो बराबर करने के लिए 7 उधर गुना कर देंगे। आई होप समझ में आ गया होगा बढ़िया से। चलो अब इसे क्या करना है, कैलकुलेट कर देना है। तो कैलकुलेशन करते हैं, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 अंदर गुना कर दो तो 7y माइनस का 7 7 49, ऐसा आ गया। चलो अब क्या करेंगे, माइनस को उस तरफ ले जाओ तो आ जाएगा x बराबर 7y माइनस का 49, और ये माइनस का चले जाएगा प्लस में 7। तो x का मान क्या आ जाएगा 7y माइनस, अच्छा ये दोनों को आपस में कैलकुलेशन कर दो, ये प्लस में ये माइनस में तो घट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 38। चलो क्लियर, सॉरी 38 नहीं आएगा, ये आपका आ जाएगा 42। हाँ ये ठीक है। अब हमारे पास एक इक्वेशन बन चुका है, इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब ये जो समीकरण नंबर 1 हमारे सामने आ चुका है, अब हम पुनः फिर से हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन दोबारा कहता है कि 3 साल बाद, देखो लिखा है अब से 3 वर्ष बाद जो है मैं केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कौन 3 गुनी आयु का रह जाएगा? तो आफ्ताब अपनी पुत्री से 3 गुनी आयु का रह जाएगा। तो पुनः प्रश्न से यदि हम बात करें तो वर्तमान आयु यदि आफ्ताब का x है, उसकी पुत्री का वर्तमान आयु y है, तो 3 साल बाद जो है वो इसमें भी 3 जुटेगा और 3 इसमें भी जुटेगा। चलो इतना समझ आ गया। अब प्रश्न कहता है कि 3 साल बाद आफ्ताब अपनी पुत्री का आयु का 3 गुना रह जाएगा, तो बराबर करने के लिए बच्चों इसी में 3 गुना कर देंगे। बोलो समझ आया? क्या हम 3 गुना कर देंगे?
हाँ सर, बिल्कुल कर देंगे। अब कैलकुलेशन करना है, हम लिखेंगे x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 अंदर गुना कर दो तो 3y प्लस का 3 तिया 9। तो x का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बच्चों, तो x का जो वैल्यू है ये हो जाएगा आपका, ये इसको इस तरफ कर देते हैं तो माइनस का 3y और ये उधर कर देंगे तो 9, यहाँ प्लस में ये उधर जाएगा तो माइनस का 3। तो जो दूसरा इक्वेशन हमारा आ रहा है ये आ रहा है x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अच्छा, पहला जो प्रश्न हमने अभी हल किया उसमें दूसरे समीकरण का एक चर का वैल्यू हमने निकाला, उसे पहले में पुट कर दिया। यहाँ पहले को ही हमने क्या कर दिया, एक्सप्लेन करके एक चर का वैल्यू निकाल दिया। अब इसे हम दूसरे में पुट करेंगे। क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप पहले को उसका एक चर का वैल्यू निकालो और उसे दूसरे में पुट करो, या दूसरे का निकालो और पहले में पुट करो, बात बराबर है। इसका मतलब यदि हम इस समीकरण को एक को 2 में रख दे तो अब हम हल ऐसे करेंगे, लिखेंगे समीकरण नंबर 1 को 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 को 2 में रख दो, मतलब x का वैल्यू को हम उसमें रख देंगे। तो x के जगह पे हम ये पूरा लिख सकते हैं क्योंकि x के बराबर ये है, मतलब 7y माइनस का 42 और यहाँ पर है माइनस का 3y और इज इक्वल टू 6। क्या करेंगे अब, 7 में से 3y आपस में माइनस हो जाएगा क्योंकि दोनों y के चर के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका 7 में से 3 जाएगा तो 4y और उधर हो जाएगा 6 प्लस माइनस का चले जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा 4y बराबर में 48 और 4 से काट देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो y का मान आ गया 12 वर्ष। इसका मतलब आपके सामने एक चर का वैल्यू निकल चुका है। अब y के वैल्यू को यदि हम यहाँ रख दें समीकरण 1 में तो बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं। तो चलो रखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे अब, समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, तो जब हम समीकरण 1 में y का मान रखते हैं तो फिर वैल्यू क्या निकल के आएगा, सोचो। तो हम जब इस समीकरण 1 में रखते हैं, मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर में 7y, तो 7 तो ठीक है, और y का मान हम रख सकते हैं 12 और माइनस में क्या है बच्चों, माइनस में है 42। तो इस तरह से हमारे सामने आ जाता है x का मान 12 सत्ते 84 माइनस का 42, मतलब x का मान 42। अब यहां से आपको क्या समझ आया, दोनों चर के वैल्यू हमारे सामने है तो हम यहां से लिख सकते हैं, इसीलिए आफ्ताब का वर्तमान आयु जिसे हमने x माना था, ये x बराबर कितना 42, तो 42 वर्ष निकल आएगा। ठीक है। अच्छा, और कौन है, उसकी पुत्री, तो लिखेंगे उसकी पुत्री का वर्तमान आयु, इसे हमने y माना था और y का वैल्यू जो है ये आ गया है 12 वर्ष। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करके और आफ्ताब और उसकी पुत्री का वर्तमान आयु को ज्ञात किया। आई होप क्लियर हो गया होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे, और ये कहता है आपसे कि एक दुकान में 2 पेंसिल रखा हुआ है और 3 रबड़ का मूल्य जो है वो टोटल 9 है। मतलब 2 पेंसिल खरीदा, 3 रबड़ खरीदे तो आपको 9 रुपया देना पड़ा। दूसरा कंडीशन क्या है कि जब आप 4 पेंसिल खरीदे और 6 रबड़ खरीदे तो उसका मूल्य 18 रुपया आ गया। तो प्रत्येक पेंसिल और रबड़ का मूल्य ज्ञात करिए। चलो कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोगों ने कर रखा है पहले भी, तो चलो समझते हैं कि इसे प्रतिस्थापन विधि से कैसे करते हैं। देखो लिखेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य, इसे मान लेते हैं x रुपया, और एक रबड़ का मूल्य इसे मान लेते हैं y रुपया। ठीक है। प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न हमारा कहता है बच्चों, प्रश्न कहता है कि 2 पेंसिल है, तो यदि एक पेंसिल का मूल्य x है तो 2 पेंसिल का मूल्य 2x हो जाएगा। क्या कहा हमने कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है तो 2 पेंसिल का मूल्य 2x हो जाएगा। मतलब यहां हो जाएगा 2x प्लस 3 रबड़ खरीद रखे हैं हमने, मतलब 3y। तो इन दोनों का जो साझा मूल्य है, दोनों को मिला करके जो मूल्य है ये आ रहा है 9। ठीक है ना। इसी प्रकार अच्छा एक काम करते हैं, नहीं कोई बात नहीं,
इसी प्रकार हमारा आगे लिखा है कि 4 पेंसिल है और 6 रबड़ है, मतलब 4x प्लस 6y बराबर में 18। अब यदि आपने पहले चैप्टर को बहुत अच्छे से स्टडी किया है तो आपको पता होगा कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। आप जानते हैं कि यहां देखो 2/4 मतलब 1/2 का रेशियो, 3/6 1/2 का रेशियो, 9/18 1/2 का रेशियो, मतलब a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 के बराबर हो गया c1/c2 का। जब तीनों कंडीशन सेम होता है, तीनों कंडीशन बराबर होता है तो ग्राफ संपाती होता है बच्चों। और ग्राफ संपाती का मतलब होता है कि एक ग्राफ के ऊपर दूसरा पूरी तरह से लाई कर जाएगा और कई सारे कटान बिंदु हमें मिलेंगे, जिस वजह से ग्राफ के अनेक हल हो जाएंगे। तो क्या हम इसे प्रतिस्थापन विधि से बना सकते हैं? चलिए ट्राई करते हैं। क्या करना होगा हमें, देखो x का मान लेते हैं, x का मान ज्ञात कर लो, क्योंकि इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। यहां क्या हो जाएगा 18 प्लस का जाएगा माइनस में 6y और डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा 4। ठीक है, चलो अब हमारे पास x का वैल्यू है, एक चर को हमने निकाल लिया, इसे मान लेते हैं। अच्छा, इसे और भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि इन दोनों से आप कॉमन निकालो 6, तो 6 तिहाई 18 तिया 3 बचेगा, 6 निकाले तो यहाँ y बचेगा और नीचे में 4, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, मतलब x का जो मान है ना, जो x का मान है ये क्या निकल आया 3 ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस वाई और नीचे में 2। इसे मान लो समीकरण नंबर 2। x का एक चर का वैल्यू हमने निकाल लिया। समीकरण 2 को 1 में रख दीजिए, तो लिखेंगे समीकरण 2 को 1 में रखने पर, तो चलो समीकरण 2 को आप 1 में रखिए, क्या वैल्यू आता है समझते हैं। समीकरण 2 को यदि हम 1 में रखते हैं तो क्या वैल्यू आता है, x का मान यहां रखना होगा, x का जो मान है उसे यहां रखना होगा, तो बनेगा 2 और क्या बनेगा x के जगह पे इस पूरे को रख दो, मतलब क्या 3 ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस वाई। अच्छा, यहां पर हम एक स्टेप और बढ़ा दें तो यहां पे आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 मिनट प्लीज। हाँ, ये ऐसा हो जाएगा, x का मान तो हम लिख सकते हैं ना 3 तिहाई 9 माइनस 3y और बट्टे में 2, ऐसा लिख सकते हैं। अब यदि इस पूरे इक्वेशन को, इस समीकरण नंबर 2 को यदि हम इसमें पुट करें तो हमारा वैल्यू क्या बनेगा, हमारा वैल्यू बनेगा 2, तो ठीक है, हाँ 2 तो ठीक है। अच्छा, x के जगह पे हम पूरा लिख देंगे, मतलब 9 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, ऐसा ठीक है। अच्छा, प्लस 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। बच्चों यहाँ क्या करेंगे, 2 से 2 काट देंगे, तो 9 माइनस 3y प्लस का 3y इज इक्वल टू 9। अब आप देख सकते हैं कि ये हो जाता है माइनस में 3y प्लस का 3y इज इक्वल टू 9 प्लस का माइनस में 9, मतलब ये कट के 0 और इधर भी कट के 0। ये क्या हो गया सर, हाँ यही तो हो गया बच्चों, यही तो समझना है कि जो ग्राफ से हमें अनेक हल मिल रहे थे वो हल यहां से संभव नहीं है। मतलब प्रतिस्थापन विधि में दोनों चर जितने भी वेरिएबल्स थे ये सारे कट के 0 हो चुके हैं, मतलब अब इसके आगे हम हल नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो ग्राफ है वो ग्राफ संपाती था। तो हम लिख देंगे लास्ट में आगे हल संभव नहीं है। आगे हल संभव क्यों नहीं है बच्चों, इसलिए संभव नहीं है क्योंकि हमारा 2 में से दोनों चर जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, पूरी तरह से कट चुका है। और आप इसका ग्राफ कहीं बना के देखेंगे तो ये यदि आपका ग्राफ होगा तो इसके ऊपर जो ग्राफ आएगा आपका वो संपाती होगा। यदि एक ग्राफ इस तरह से है तो दूसरा ग्राफ इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा और कई जगह पे इसके हल आपको नजर आ जाएंगे। इसी वजह से यहाँ पे हमें किसी तरह का कोई एक इंडिविजुअल, एक अद्वितीय, केवल एकमात्र हल देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए, आई होप समझ आ गया होगा क्वेश्चन कि किस तरह से किन किन कंडीशन में हमें हल मिलेंगे और किन किन कंडीशन में आपको हल नहीं मिलेगा। चलिए, आई होप समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन आपसे कहता है कि 2 रेल पटरी है, समीकरण ये दे रखा है x + 2y - 4 = 0 और दूसरा भी दे रखा है आपको इसी तरह से क्वेश्चन। अब कहता है क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगी। अब बच्चों आप जानते हो कि 2 रेल पटरी है, ये आपस में काट नहीं सकती, नहीं तो ट्रेन का उल्टा पलटा हो जाएगा। हाँ, तो सर क्या करें, देखिए आपको दिया हुआ है पहला इक्वेशन, तो आप ध्यान से पहले देखो, अपने पिछले चैप्टर को मेमोराइज करो और सोचो कि क्या ये क्वेश्चन हमसे बनेगा आज। तो हमारे पास क्वेश्चन है x +
2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दूसरा है 2x प्लस 4y माइनस का 12 बराबर 0। ये आपका क्वेश्चन है। आप पिछला चैप्टर में ध्यान से देखे हों तो इन दोनों का जो a1/a2 का रेशियो है वो 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। हाँ सर, ये 2/4 हो जाएगा और 2/4 को यदि हम काटे तो ये भी 1/2 होगा, मतलब दोनों आपस में बराबर हो गया। दोनों चर वाले पद आपस में बराबर हो गए, लेकिन तीसरा पद 4 तिहाई 12 मतलब 1/3 होगा, जो कि बराबर नहीं है। ऐसा कंडीशन यदि होता है बच्चों तो आप जानते हो कि जो ग्राफ होता है सर, इसमें जो ग्राफ बनेगा, इस ग्राफ में दोनों लाइंस आपस में, इसमें दोनों लाइंस जो है वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। अब यदि लाइंस आपस में पैरेलल है, ये एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं, तो प्रतिच्छेदी बिंदु नहीं मिलेगा और उस वजह से हमें हल भी नहीं मिलेगा। अब देखो, इसे प्रतिस्थापन विधि से हम बना के देखते हैं कि आखिर क्या हमारे सामने कंडीशन बन के निकलता है। तो हल करते हैं। चलो, सबसे पहला जो दे रखा है वो है आपका x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स का मान निकाल लो, तो ये आपका हो जाएगा, माइनस का जाएगा प्लस में और प्लस का जाएगा माइनस में 2y। समीकरण 1 मान लेते हैं। और दूसरी समीकरण जो आपको दे रखा है ये क्या है? दूसरा देख रहा है, ये है आपका 2x प्लस 4y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। इसे मान लीजिए आप समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 का जो वैल्यू है उसे 2 में रख दो, तो लिखेंगे समीकरण 1 को 2 में रखने पे क्या आप कंफ्यूज हो रहे हैं? कभी हम समीकरण 2 को 1 में रख दे रहे हैं, कभी 1 को 2 में रख दे रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। कहीं से भी आप एक वेरिएबल वाला वैल्यू निकालो और उसे दूसरे में पुट कर दो। तो जब हम इसको यहां रखेंगे बच्चों, तो x के जहां पे इस पूरे टर्म को लिखा जा सकता है, मतलब 2, और x के जहां पे हम लिख देंगे 4 माइनस 2y और प्लस में 4y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। तो क्या बनेगा? अंदर कर दो इसको, तो 4 दूना 8 माइनस 2 दूना 4y प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। मतलब क्या आया सर? ये तो पूरा कट गया सर जो वेरिएबल था सर, जिसका वैल्यू हमें निकालना था, वही 0 हो गया, वही कट गया। तो क्या होगा फिर? देखो यहाँ पे आपके सामने क्या बचा? 8 माइनस 12 मतलब माइनस का 4, और यहाँ पर जो वेरिएबल हमें चाहिए वो तो 0 हो गया, इज इक्वल टू 0, मतलब माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये कैसा वैल्यू आया? यहाँ तो कोई वेरिएबल ही नहीं बचा, कोई वेरिएबल ही नहीं बचा, मतलब हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी नहीं बना सकते। तो एक बात तो आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए कि जब भी ग्राफ में एक ही लाइन पे एक ही जो हमारा ग्राफ बन रहा है उसके ऊपर दूसरा भी एक दूसरे के ऊपर इंपोज हो जाए, संपाती हो जाए, तब भी हम उसे इस विधि के द्वारा नहीं बना सकते। यदि हमारा ग्राफ समांतर हो जाए तब भी हम इस विधि के द्वारा उसे नहीं बना सकते। सिर्फ एक कंडीशन है जब आप बना सकते हैं, और वो कंडीशन ये है कि जब कोई ग्राफ होगा और दो जो समीकरण के वजह से जो आपका लाइन बनने वाली है, रेखाएं बनने जा रही हैं, ये रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पे काट रहा हो, तो प्रतिच्छेदी बिंदु के वजह से ही हमारा ये बनेगा क्वेश्चन। मतलब सिर्फ इस कंडीशन में जब दो आपस में काट रहे हो तभी हम उसे जो है सो हम प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से उसे बना सकते हैं। आई होप समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों यहां से स्टार्ट हो जाता है आपका प्रश्नावली 3.2। तो इसे हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। तब तक आप रिवाइज करिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते रहिए। तब तक मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक देखते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।